सबसे पहले ये अर्ज कीजिए सर, ये फरमाइए कि महमूद खान अचकजई साहब क्यों नाराज हैं? हुकूमत को नाजायज कह रहे हैं मौजूदा, और साथ ही मुज़ाकरात की भी मुखालिफत कर रहे हैं। हालांकि पीटीआई ने तो खुद महमूद खान अचकजई साहब को टास्क दिया था मुज़ाकरात का, फिर क्या हुआ? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अचकजई साहब का बयान मैंने खुद तो नहीं सुना, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो ज़रूर पार्टी उनसे रब्ता करेगी। जनाब साबिक स्पीकर जनाब मोहतरम असद फैसल साहब का अचकजई साहब से रब्ता रहता है। हमारे मजबूत एलाए हैं और मुश्किल वक्त के साथी हैं। तहरीक इंसाफ उनको किसी भी सूरत में अगर उनको कोई शिकायत है तो उसका अजाला करेगी। फिर आज वैसे उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, उन्होंने मुज़ाकरात का कहा, लेकिन अभी वो कहते हैं कि जब इमरान खान ने उन्हें मुज़ाकरात का टास्क सौंपा था तो उस वक्त भी उन्होंने पीछे हटने का मशवरा दिया था। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, मुल्की मामलात के लिए आप देखते हैं कि आपको किस चीज़ में पीछे हटना है, किस चीज़ में आगे आना है। अगर इमरान खान साहब एक बात हमें करते थे, अगर उसको जहन में रख लें, मेरे ख्याल में बेहतरीन वो आगे जाने का रास्ता है। कि वो कहते थे कि अपने मकसद के लिए तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने मकसद पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये एक अरसे से, एक दहाई से खान साहब हमें यही समझाते हैं। तो अगर मकसद के लिए एक स्टेप बैक जाया जाता है और मकसद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन मकसद के लिए कोई हिकमत अमली है, फिर तो ठीक है। लेकिन अब वो देखना होगा कि किस चीज पे ये है कि पीछे जाया जाए, आगे जाया जाए, क्योंकि ये सुपरफिशियल बात है ना, हाइपोथेटिकल बात है कि चीज सामने आए कि किस इशू पे एक स्टेप बैक जाना है या नहीं जाना। अगर मुल्क के लिए है तो इमरान खान साहब ने तो एक बहुत बड़ी बात कर दी है। मेरे ख्याल में स्टेप बैक की बजाय वो स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन विद अ वेरी ओपन हार्ट। और वो ये है, अभी जो मुलाकात हुई थी हमारी मुज़ाकराती कमेटी की, और मोहतरम साहबजादा हमीद रजा साहब ने बाहर आके, जो तर्जुमान है मुज़ाकराती कमेटी के, साहबजादा साहब ने बड़ी बात कर दी बाहर आके कि खान साहब ने कहा है कि मैं जाती इंतकाम नहीं लूंगा, मेरे पे अगर किसी ने ज्यादती की है मैं उसको माफ करता हूँ। ये कितना बड़ा खान साहब इस बात की तस्दीक या तरदीद तो कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात की थी और उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि मुज़ाकरात ना करें, पीछे हट जाएं। अचकजई साहब ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया, वो ये कह रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात ही एक वे फॉरवर्ड है। और सियासी क़ुव्वतें, सियासी जमातें, मुल्क के अंदर तो कोई एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं है ना। मुल्क की मामलात के लिए आपने बैठ के बात करनी होती है, किसी और नहीं। इमरान खान साहब ने खुद मुझे मुतअद्दिद बार ये बात की, बल्कि इन अल्फाज में ये बात की कि मुज़ाकरात अगर हों तो मीनिंगफुल होने चाहिए। तो इमरान खान साहब ने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। और ये जो कमेटी बनी है तो इमरान खान साहब की इजाज़त से ही बनी है। और अचकजई साहब तो खुद भी हमेशा महमूद अचकजई साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि मुज़ाकरात से पीछे हटें, वो ये कह रहे हैं। सर ये भी साथ साथ बताइए, क्या MWM भी मुज़ाकरात के खिलाफ है? खान साहब, आज ईरानी सिफारत खाने में गजा और फलस्तीन के शहीदों के लिए एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ एक सेमिनार हुआ, और वहाँ नासिर अब्बास साहब भी, अलामा साहब मौजूद थे, मेरे साथ ही बैठे हुए थे, और बहुत पुरएतमाद थे कि कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकलेगा। और मैंने तो कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं की, बल्कि थोड़ा सा उनकी सेहत में फ़र्क था, अल्लाह उनको सेहत कामला दे। मैंने तो कोई चीज़ ऐसी महसूस नहीं की। जहाँ तक अचकजई साहब का ताल्लुक है, देखें दोनों हमारे एलाइज हैं। मुनासिब नहीं होता अपने एलाइज के बारे में अगर कोई बात हमने करनी है, हम उनको डायरेक्टली करेंगे। लेकिन अचकजई साहब हमेशा दो चीज़ों को वो एडवोकेट करते हैं। 2013 से मैं उनको देख रहा हूँ पार्लियामेंट में, फिर 18 वाली पार्लियामेंट में अचकजई साहब नहीं थे, लेकिन हमेशा वो एक बात शदोमत से करते हैं कि आइन की बात करते हैं कि इस आइन पे अमल करें तो मुल्क चलेगा। हमेशा वो ये बात करते हैं, मैं भी ये बात करता हूँ। तो आइन में तो गुफ्तगू है, आइन में तो डायलॉग है, डायलॉग होना चाहिए।
اور آپ لوگ اس حوالے سے، اس ڈائیلاگ کے حوالے سے بڑے پر امید تھے، آپ کی جماعت کے کئی سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ 31 جنوری تک نتیجہ آ جائے گا سامنے. تو علی بھائی ابھی بھی یہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کا جو نتیجہ ہے وہ جنوری میں ہی سامنے آ جائے گا؟ اور موسٹ امپورٹنٹلی سر 2 تاریخ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ اپنا تحریری طور پر جو مطالبات ہیں وہ حکومت کو پیش کریں گے. تو سر کل کی دے پائے اپنے مطالبات؟ شاید ایک ملاقات کمیٹی نے اور کرنی ہے. ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی مطالبات میں یا جو ٹی او آرز ہیں اس میں کوئی فائن ٹیوننگ انہوں نے کرانی ہو، خان صاحب سے کوئی اجازت لینی ہو یا ان کو کوئی تجویز دینی ہو تو ٹھیک ہے. ہفتے کی ڈیٹ آ گئی ہے، میرے خیال میں ہفتہ زیادہ ہے لیکن ٹھیک ہے. اگر بات آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس کے لیے امید جو ہے وہ ہونا چاہیے. باقی جہاں تک 31 کی آپ نے بات کی ہے، 31 جنوری کی، تو وہ ایک رف ڈیٹ دی گئی ہے کہ وہ اس وقت تک اگر فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے. میں ڈیٹ اس طرح سے نہیں دے سکتا، کوئی بات اس پہ آپ کے سامنے مستند کر سکتا کہ میں کیونکہ خود کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات اس وقت کس سٹیج پہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کمیٹی کا ممبر بھی کوئی ہو تو وہ بھی شاید شور شارٹ آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا. اگر نیک نیتی ہو تو 31 تو ابھی بڑا دور ہے، آپ کو جلد رزلٹ مل سکتا ہے. اگر مقصد صرف نشستن گفتن برخاستن ہے تو پھر 31 جنوری کا 31 جولائی بھی گزر جائے گی. لیکن ہمیں بدگمانی نہیں کرنی اور چاہیے، 31 جنوری سے پہلے علی بھائی 6 جنوری آنا ہے سر. جی 6 جنوری آنا ہے. اگر القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ اس میں عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر مذاکرات کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اگر میں یہ کہوں کہ خدا نخواستہ اگر فیصلہ غلط آتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا تو وہ شاید سچائی سے بات تھوڑی دور ہوگی، اثر ہوگا. لیکن ایسے پہلے بھی خان صاحب کے خلاف نیگیٹو فیصلے آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی ماضی قریب کی بات ہے، سائفر کیس خان صاحب کے خلاف نیچے عدالت سے آیا، عدت کیس آیا، تو شاخانہ کا آیا، وہ ہائی کورٹ سے سارا ریلیف مل گیا. ہائی کورٹ سے سارا جو غلط چیزیں تھیں اس میں سے درست ہو گئی. بلکہ آپ کو شاید اس کا علم نہ ہو، میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں جو نا کہ پھر مذاکرات کا سٹیٹس کیا توشخانے کا ہوگا؟ کیس ہے. جی وہ جاری رہیں گے یا پھر رک جائیں گے نہیں، مذاکرات تو چلیں اگر گے. فیصلہ آپ کی توقع کے خلاف آتا ہے تو؟ تعطل کا شکار تو نہیں ہوں گے، لیکن جو جی میں عرض کر رہا ہوں کہ تعطل کا شکار تو امید ہے نہیں ہوں گے. اثر ضرور پڑے گا خدا نخواستہ اگر فیصلہ منفی آتا ہے. ابھی جو ریلیز ہوئی ہے کچھ 9 مئی کے ملزمان کی اور وہ گھروں کو گئے ہیں، اس سے اچھا اثر پڑا ہے میرے خیال میں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے اچھا اثر نہیں پڑا وہ بھی بات غلط ہے. اور اگر خان صاحب کے خلاف خدا نخواستہ معاذ اللہ غلط فیصلہ آتا ہے، نیگیٹو فیصلہ آتا ہے اور اس کا اثر ظاہر ہے اس کا بھی پڑے گا. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسائل حل ہوں. نیا سال ہے، خان صاحب بھی نکلیں اور سیاسی مسائل کا حل سیاسی نکلے اور ملک آگے جائے، ملک میں انویسٹمنٹ آئے، ملک ترقی کرے، لوگوں میں امید پیدا ہو اور انویسٹمنٹ بڑھنے سے مجھے آپ کا بتائیے علی کاروباری بھائی جو آپ کا ایک حجم ہے وہ مطالبہ ہے بڑھے گا، سر ایکسپورٹ آپ کی جوڈیشل بڑھے گی. کمیشن کے حوالے سے. تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کہ سے ان مسائل پہلے کا حل نکلے. رانا ثناء اللہ صاحب جی ٹھیک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ آپ لوگ کر رہے ہیں 26 نومبر کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے. آپ سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس مطالبے کو ماننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے ٹی او آرز کیا سیٹ ہوتے ہیں. تو سر پی ٹی آئی کے ٹی او آرز ہیں کیا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے؟ بے لاگ انویسٹیگیشن ہو کہ جو 26 نومبر کی رات ہوا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں، تو یہ بوجھ حکومت کے، ریاست کے، سب کے کندھوں پہ ہے. ایک بھی اگر خون ناحق ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا وزن ہوتا ہے اور یہ تو کافی ساری ہیں. تو اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ٹی او آرز میرے خیال میں اس کی یہی ہے کہ ایک تو کیوں ایکسیسو یوز آف فورس کیا گیا، اس کے آرڈر پہ کیا گیا. پھر یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں تو اس کی آگے پروسیڈنگ کیا ہوگی. کل انسانی حقوق کی جو قائمہ کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس نیشنل اسمبلی میں، اس میں نے یہ نقطہ رکھا بھی. آئی جی صاحب کو ہمارے چیئرمین جو ہیں اس کمیٹی کے جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ان کو ان پرسن بلایا ہے. میں نے وہاں یہ نقطہ رکھا ہے کہ یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں
भूल जाएं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये पीटीआई के कारकुन या सपोर्टर थे, उससे ज्यादा अहम यह है कि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी थे, तो किसी पाकिस्तानी का डी चौक पे फौत हो जाना, शहीद हो जाना, उसकी जिम्मेदारी फिर तो सर आईजी पे बनती आपकी है इस कि बात उसकी पे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो क्या कर रही कोई राय, दो राय नहीं है सर कि जो जो भी जिसकी भी जान जाए इससे पहले कि वो पीटीआई का हो या किसी और जमात का हो, या हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो, सबसे पहले वो पाकिस्तानी हो। लेकिन बात यह है सर कि हुकूमत अगर आपसे लिस्ट मांग रही है तो हुकूमत को लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, या वो चाहे लापता अफराद हों या चाहे जाबाक होने वाले हों? बड़ा अच्छा आपने, मैं समझता हूँ इन सवालों में शायद सबसे अहम सवाल ही कर दिया है। आज जो एपेक्स कमेटी है उसमें भी वज़ीर आला गंडापुर और जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बीच में इस पे कुछ बात हुई है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जी जाऊंगा। तो जो 40-45 की मिसिंग की बात कर रहे हैं मोहतरम वज़ीर आला साहब अली अमीन खान, हमें फिक्र इस चीज़ की है कि अगर तो वो गिरफ्तार हैं, चाहे इदारों के पास हैं, पुलिस के पास हैं, तो चलो अगर जिंदा हैं तो निकल आएंगे, बेल हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो ये लोग कहाँ होंगे? क्योंकि अगर तो ये एक, मेरे ख्याल में वो अभी वो तैयार कर रहे हैं, वो दे देंगे। और उसमें एक चीज आपके गोश गुजार में करूंगा, और ज़ाहिर है आपकी वसाफत से जो हमारे नाजरीन हमें सुन रहे हैं, कि इसमें कोई भी एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट फिगर नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें अचानक कोई, अगर आपके पास नई डेथ आती है, जैसे अभी ये जो हुआ था इदरीस साहब का हुआ है, इदरीस साहब तो उस रात शहीद नहीं हुए थे, वो तो अस्पताल में हुए। तो इस तरह के कुछ लोग जो मिसिंग, अगर कोई मिसिंग है, एक सवाल उसकी बात कंफर्म होती है कि वो शहीद सवाल हो और गया है, ऐड कर तो लीजिएगा। उसमें वो अगर ऐड सर लिस्ट अभी ऑन मरतब होता नहीं जाएगा। है जी, अगर एग्जैक्टली मैं यही सवाल करने लगी थी कि अगर ये लिस्ट अभी मरतब नहीं की गई है तो इसमें कमी और ज्यादती भी हो सकती है नंबर्स में। जी, वही मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि मेरी तो ख्वाहिश है, मेरी तो दुआ है कि 40 या 45 के लिए जीरो हो, सारे के सारे कहीं गिरफ्तार हों, और अल्लाह करे जिसके घर के लाल हैं वो तो वापस जाएं। वो तो मुझे याद पड़ता है जो एपीएस का वाकया हुआ था, तो उसमें एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि जो जिन जनाजों का बोझ हल्का होता है, वजन में हल्के होते हैं, वो असल में बहुत भारी होते हैं। जो बच्चों के जनाजे होते हैं, अल्लाह ना करे, हमें अल्लाह वो दिन कभी ना दिखाए। तो ये जो नौजवान हैं, मोस्टली यंग हैं, लोग हैं, इनके पेरेंट्स, इनकी माएँ या इनके वालिद साहब, इनके बड़े भाई, इनके घर वाले, इनकी बहनें इनके इंतजार में हैं। आप उस कर्ब का अंदाजा कीजिए कि 26 नवंबर हो गया और आज हम जनवरी में, नए साल की जनवरी में बैठे हैं, 3 तारीख है। तो ये जो अली अमीन खान ने बात की है, ये इसलिए की है कि उनको फिक्र है, कंसर्न है एज अ वजीर आला। तो इस बात को वजीर आजम साहब को इसको सीरियस लेना चाहिए, बजाय इसके इस पे आपस में अल्टरकेशन। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर कॉन्क्रीट लिस्ट आप लोगों की तरफ से भी आनी चाहिए, और हुकूमत को भी फिर जो इसका प्रोसेस है और जिस तरह से इमदाद हो सके उन फैमिलीज की, वो जरूर हुकूमत को करनी चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए, कॉन्क्रीट चीज सामने होनी चाहिए।